हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता ही है कि संस्था के द्वारा पीसीएस 2022 के लिए एनलाइटमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके लिए आप दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पीसीएस मेंस और आरओ मेंस की भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसका लाभ आप दिए गए नंबर पे किसी पे भी कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपनी इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की तरफ चलते हैं। हाँ, आज तक हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा और पहले ही बताया जा चुका है कि पाषाण काल वह सभ्यता थी जिसमें पाषाण यानी पत्थर के उपकरणों का प्रयोग होता था। आज अपने इस अध्याय में हम पाषाण काल के बाद ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग के आधार को देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से इतिहास में पहले पाषाण काल आया, उसके बाद ताम्र काल आया और फिर कांस्य युगीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता। अर्थात विविध समयों पे किस प्रकार से धातुओं में परिवर्तन आते गए और भारतीय सभ्यता आती गई, इसी को आगे लेकर हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में आपको बताएंगे। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां ऐसी संस्कृति थी जिसमें तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इससे पहले जब हमने पाषाण काल पढ़ा था तो वहां पर पत्थर के औजारों का ही प्रयोग किया जाता था। तांबे और पत्थरों दोनों के औजारों के प्रयोग के कारण इसे हम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों का जो जनजीवन था वह ग्रामीण संस्कृति थी और इसमें जो अर्थव्यवस्था पाई जाती थी सामान्यतः वैसी ही पाई जाती थी जैसे आज के समय में भी हम ग्रामीण जीवन में देखते थे। लेकिन आज उस समय की जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां होती थी उसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों की परंपरा देखी गई थी। यही उसे इस सामान्य स्थिति से अलग बना देता है। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की उत्पत्ति दूसरी शताब्दी पूर्व के दौरान मानी जाती है। वी गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के उपयोग से जुड़े विकास और लाभों पर विस्तार से चर्चा की है। सिद्धांत के रूप में ये चरण पूर्व हड़प्पा वासियों पर लागू होता है, लेकिन विशिष्ट क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ हड़प्पा वासियों के पतन के बाद भी बड़ी संख्या में ताम्र पाषाणीन संस्कृतियां दिखाई देती हैं। और ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृतियां थी वो हड़प्पा सभ्यता से काफी हद तक अलग थलग दिखाई देती है। इसका कारण ये है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता को परिपोषित करती थी, जबकि जो हमारी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां थी वो ग्रामीण संस्कृतियों को पोषित करती थी। इसके साथ ही जहाँ तक बात पूर्व हड़प्पा वासियों पर होता है और उत्तरवर्ती हड़प्पा वासियों की बात है, तो ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृतियां थी कुछ ऐसी संस्कृतियां थी जो हड़प्पा से पूर्व पाई जाती थी और कुछ ऐसी संस्कृतियां होती हैं जो हम हड़प्पा के पतन के बाद भी देखते हैं। इसी कारण से कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों को हम पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति और कुछ को उत्तरवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। अगर विभिन्न प्रकार के स्थलों के उत्खनन के आधार पर देखें तो जहां जहां पर ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं उसके उत्खनन के आधार पर प्राप्त सामग्रियों को देखते हुए ताम्र पाषाणकालीन स्थलों को इस प्रकार से क्रम में सजाया जाता है। सबसे पहले कायथा संस्कृति, फिर आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, प्रभास संस्कृति, शावलादा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति। यहाँ पर हम इस काल की चर्चा करने से इसलिए भी कतराएंगे क्योंकि विविध किताबों में इनके जो काल दिए गए हैं वो भिन्न भिन्न दिए हुए हैं और इस विविध काल क्रमों के कारण थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए हम इस चर्चा से बतेंगे कि कायथा संस्कृति का कार्यकाल क्या था, आहार कब हुआ था, जोरवे क्या था। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये संस्कृतियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं और इन संस्कृतियों की क्या क्या विशेषता रही है। जैसा कि प्रश्न भी पूछे जाने की यही परंपरा रही है
है कि कायथा संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं और मालवा का पठार किससे संबंधित है। इसीलिए हमने इतिहास में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों को पढ़ाए जाते समय इस बात का ही ध्यान रखा है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आइए देखते कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति मालवा के पठार क्षेत्र में ताप्ती, माही, नर्मदा की सहायक नदियों और यमुना नदी की सहायक नदियों चंबल और बेतवा द्वारा पोषित होती है। इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल थे वो थे एरण, उज्जैनी उज्जैनी, कायथा और नवदाटोली। इन स्थलों में हमें ताम्र पाषाण काल के कायथा कालीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। कायथा काल के जो बर्तन हुआ करते थे, कायथा संस्कृति के जो हमें बर्तन दिखते हैं वो कुछ ठीक मजबूत हुआ करते थे, वो पहिए से बने होते थे। इनमें गहरे भूरे रंग की पर्ची पर बैगनी रंग में रेखित पेंटिंग डिजाइन बनाई जाती थी। अर्थात पूछा जाए कि कायथा के जो बर्तन होते थे वो किस प्रकार से कलर किए जाते थे, तो हम बता सकते हैं कि भूरे रंग की पर्ची पर बैगनी रंग से रेखित पेंटिंग डिजाइन होते थे और लगभग 80% बर्तनों का जो निर्माण होता था वो हाथ से ही किया जाता था। इस प्रकार कायथा संस्कृति में हमने देखा कि मालवा संस्कृति मालवा के पठार पे पाए जाते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। आगे अगर कायथा संस्कृति में हम कुछ और देखते हैं तो यहाँ तांबे के औजारों में 2 कुल्हाड़ियाँ, मतलब तांबे के जो औजार मिले हों उनमें 2 कुल्हाड़ियों के साथ मिले हैं जो मोल्डिंग तकनीकी द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा तांबे की 28 चूड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। सुलीमानी से हमें 2 हार प्राप्त हुए हैं जिनमें एक हार में 160 और एक हार में 175 मोतियों के साक्ष्य हैं। इसमें जो क्रिस्टल बनाए गए हैं वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। एक बर्तन में पाए गए 40,000 सूक्ष्म मोती खुदाई से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष है। अर्थात एक ऐसा बर्तन मिला है जिसमें 40,000 सूक्ष्म मोती खुदाई से मिले हुए हैं जो पुरातत्व में एक विशेष साक्ष्य माने जाते हैं। इस संस्कृति के जो लोग हुआ करते थे कायथा संस्कृति के, ये स्तंभों के रूप में लकड़ी के बड़े तख्तों का प्रयोग करते थे और घरों की जो दीवारें होती थी वो बांस की डंडियों से बनी होती थी और अंदर और बाहर की तरफ ये मिट्टी से मढ़ दी जाती थी। इसी कारण कच्ची और पक्की ईंटों के कोई उदाहरण यहाँ पर नहीं मिले हैं, क्योंकि कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे इसलिए यहाँ पर पक्की और कच्ची किसी प्रकार की ईंटों के साथ नहीं मिलते हैं। और घरों की जो योजनाएं थी ये वो वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार होती थी और जो फर्श को गाय के गोबर से प्लास्टर किया गया और फिर चूने से रंग दिया गया। और इस संस्कृति में लगभग सभी स्थलों पर मिट्टी के घड़े, मूसल, चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। अब इसके बाद कायथा संस्कृति के बाद हम देखते हैं दूसरी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जिसे हम आहार संस्कृति के नाम से जानते हैं। आहार संस्कृति जो थी वो राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, मध्य प्रदेश के मंदसौर, उज्जैन जिलों में फैले हुए थे। आहार संस्कृति काले और लाल रंग के मृदभांड संस्कृति की विशेषता थी। तांबे की चादर से टकराकर तांबे के औजार बनाए जाते थे। जो तांबे की चादर होती थी उन्हें पिघलाकर तांबे के औजार भी बनाए जाते थे और तांबे के मुख्य औजार थे वो थे फ्लैट, कॉपर सेल्ट, चाकू, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और तांबे की छड़ें। आहार के जो लेखकों को झुंझुनू खेतड़ी की खदानों से तांबे प्राप्त हुए हैं। अर्थात राजस्थान के झुंझुनू से तांबे के अधिक साक्ष्य मिले हैं। आहार संस्कृति के लोग अपने घरों के निर्माण के लिए पत्थर के और मिट्टी के इस्तेमाल करते थे और घरों की नींव बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। अर्थात नींव में हम पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और उनमें पत्थर और मिट्टी का प्रयोग करके पूरे घर का निर्माण किया जाता था। बालाथल से साक्ष्य के अनुसार दीवारें कच्ची ईंटों
और पत्थरों से बनाई जाती थी। मकानों की योजनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ घर काफी बड़े थे। घर आयताकार या चौकोर में भी बनाए जाते थे। यह आहार संस्कृति की कुछ विशेषताएं थी जिसे हमने देखा। और इसके साथ अगली जो संस्कृति है वह है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति, यह संस्कृति हमें नवदा टोली से प्राप्त होती है। और यह कहना अधिक प्रासंगिक है कि यह ताम्र पाषाण कालिक ही संस्कृतियां हैं, क्योंकि नवदा टोली की खुदाई से और बाद में महेश्वर से प्राप्त हुए थे जो प्रमाण, वह नवदा टोली के करीब ही थे। यह संस्कृति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वितरित थी, मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। इस संस्कृति के जो महत्वपूर्ण स्थल थे वह थे नवदा टोली और महेश्वर, नागदा, एरण, मनोती, डंगवाड़ा। और महाराष्ट्र में कुछ स्थल थे, वह थे बहल, सोनगांव, चंदोली प्रकाश और इमाम गांव और दाइमाबाद। इस संस्कृति की मिट्टी के बर्तनों का मुख्य रूप से 4 परंपराओं के द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन इस संस्कृति की प्रतिनिधि परंपरा काले रंग में चित्रों के साथ हल्के लाल या गुलाबी मिट्टी के बर्तनों की रही है। प्रचलित मिट्टी के बर्तनों में आधार पेड़ स्टल, कप, कुंड, उथले व्यंजन, लोटा, बर्तन आदि के साथ व्यंजन है। इसके मतलब इस प्रकार हम देखते हैं कि मालवा संस्कृति में जो बर्तन पाए गए थे वो पेडिस्टल, कप थे, कुंड थे, उथले व्यंजन, लोटा, बर्तन ये शामिल थे। मालवा संस्कृति में तांबे का उपयोग सीमित था। इसमें संस्कृति के लोग अपने घरों में लकड़ी के तख्तों को स्तंभों के खंभों के रूप में इस्तेमाल करते थे। दीवारें बांस की हंडियों से बनी होती थी और बांस की डंडियों से बनी होती थी जिन पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था। और ईंटों का कोई सबूत यहाँ पर नहीं मिलता, अर्थात ईंटों का प्रयोग शायद ही हुआ हो। घर की जो योजनाएं होती थी वो गोलाकार, वर्गाकार और आयताकार थी। इमाम गांव, दाइमाबाद में उत्खनन से गड्ढे के आवास के प्रमाण मिले हैं, जिनमें कभी कभी इमाम गांव के मामले में सीढ़ियां होती थी, अर्थात कुछ ऐसे भी स्थल मिले हैं, घर मिले हैं जहां पर सीढ़ियों का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि मालवा संस्कृति की क्या विशेषता थी। जो अगली संस्कृति हमारे पास है वह जोरवे संस्कृति है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में गतिहीन ग्रामीण जीवन ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों से शुरू होती है। विदर्भ और कोंकण के कुछ हिस्सों को छोड़कर अन्य सभी हिस्सों में संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात विदर्भ और कोंकण ही महाराष्ट्र का कुछ ऐसा क्षेत्र था जहां पर हमें जोरवे संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। फिर भी जोरवे संस्कृति के कुछ हिस्सों में हमें मालवा संस्कृति के साक्ष्य समान भी मिले हुए हैं। कोंकण के कुछ हिस्सों को छोड़कर अन्य सभी हिस्सों में मालवा संस्कृति के साक्ष्य ही यहाँ पर हमें जोरवे संस्कृति के भी साक्ष्य मिले। फिर भी जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की विशिष्ट संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अगर इसकी हम कुछ विशेषताओं के बारे में देखें तो यह संस्कृति उत्खनन स्थल धुले जिले में प्रकाश और सावलादा और कोठे हैं। जिला जलगांव में और टेकवाड़ा अमरावती जिले में और तुलजापुर गढ़ी जिला अहमदनगर और दाइमाबाद, निवाशा, नासिक, जोरवे, शोंगो और अपेगांव जिला पुणे में और इमाम गांव और चंदौली ऐसे स्थल हैं जहां पर हमें जोरवे संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। अगर जोरवे संस्कृति की विशेषता देखें तो जोरवे संस्कृति में कई मिट्टी के बर्तनों की परंपराएं प्रचलित थीं। इनमें कुछ की शुरुआत जोरवे से हुई थी और कुछ मिट्टी के बर्तनों की परंपरा पहले से मौजूद थी, जिसे जोरवे लोगों ने स्वीकार किया और जिसमें मालवा मिट्टी के बर्तनों की परंपरा भी शामिल रही। जोरवे संस्कृति में जो उपकरण थे वो बहुत कम मिले थे। संस्कृति से जो उपकरण थे बहुत कम मिले थे। हालांकि तांबे की कुल्हाड़ियां और चाकू के ब्लेड, सुई,
चूड़ियाँ और कोहल की छड़ियाँ के उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन वस्तुओं में सबसे प्रसिद्ध दाइमामाद कांस्य था। जोरवे संस्कृति के अधिकांश स्थलों से हमें सूक्ष्म पाषाण के स्थल भी मिले हैं। दाइमाबाद इमाम गांव में लगभग सभी घरों में यह पाया गया है। अगर जब हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में देख लिए तो इसमें हमें स्पष्ट हो जाता है कि भारत में पाषाण के बाद जो संस्कृति आई थी वह ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी, जिसमें कायथा, मालवा, जोरवे, आहार कुछ ऐसी संस्कृतियां थी जिनकी विशेषताओं और जिसकी सभ्यता के बारे में हमने देखा। आइए अब कुछ हम लौह युग के बारे में भी चर्चा कर ले। तो आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम पाषाण काल और उसके बाद तांबे के बड़े औजारों के बाद ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, तत्पश्चात हड़प्पा संस्कृति आती है जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के साथ जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता के बाद भारत में जिस उपकरण के प्रयोग होने लगे वह लौह उपकरण थे। इसीलिए आज हम इस अध्याय में यह भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर लौह स्थल प्राप्त हुए, क्योंकि लोहा ही वह धातु थी जिसके कारण भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम नगरी क्रांति का आगाज हुआ था। वह नगरी क्रांति हम वैदिक काल के बाद देखेंगे। इससे पहले इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, जैसा कि हमने देखा कि कहाँ कहाँ से हमें तांबे के उपकरण प्राप्त हुए और कहाँ कहाँ पर ये संस्कृतियां व्याप्त थी, तो आज हम यह भी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से भारत में लोहे के स्थल प्राप्त हुए हैं और यहाँ से उसके किस प्रकार की विशेषताएं, किस प्रकार के बर्तन विद्यमान थे और किन क्षेत्रों में। तो आइए देखते हैं। जैसा कि लौह युग के बारे में बात करते हैं, लौह युग का उपयोग करने वाले क्षेत्रों स्थलों से पुरातात्विक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि स्थल लौहायस्क खदानों के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। मतलब लौह युग का जो प्रारंभ होता है वो ऐसे स्थलों में होता है जहां पर हम प्राकृतिक रूप से लौहायस्क की खदानों को पाते हैं। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में लौह धातु मल के रूप में लोहा गलाने के साक्ष्य मिलते हैं। ऊपरी गंगा घाटी, द्वाब और पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हम लौह युग के पुरातात्विक साक्ष्यों को देखते हैं। इसी संदर्भ में देखेंगे कि उत्तर भारत में कहाँ कहाँ पर लौह युग के साक्ष्य मिले हैं। तो पहले हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर यानी NBPW लोहे से जुड़ता है। मतलब एक ऐसी संस्कृति जुड़ती है जहाँ पर NBPW प्रकार के मृदभांड यूज होते थे। इसी कारण से इस संस्कृति में जो लोहा प्राप्त हुआ उसे हम NBPW लोहे से जोड़कर देखते हैं, NBPW मृदभांडों से जोड़कर देखते हैं, जो हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं NBPW। और भारतीयों ने निसंदेह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लोहे के उपयोग के बारे में पता था। हस्तिनापुर और रोपड़ की पहले से खुदाई के दौरान प्रिंटेड ग्रेवियर के साथ लोह नहीं मिला था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि PGW अवधि यानी जिस संस्कृति में प्रिंटेड ग्रेवियर मृदभांडों का प्रयोग होता था उनके दौरान लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। अब उत्तर भारत में कुछ ऐसे स्थल थे जहां पर खुदाई से हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। तो लेकिन जैसे आलमगीर में खुदाई से साबित होता है कि मिट्टी के बर्तनों की परंपरा के साथ लोहे के औजार भी मिले हैं। यह परिकल्पना बाद में अतरंजी खेड़ा, बटेश्वर और खलावा, अल्लाहपुर, मेरठ आदि के स्थलों की खुदाई से साबित हुए। हस्तिनापुर से लोहे के धातुमल और अतरंजी खेड़ा से लोहा गलाने की भट्टियां पाई गई हैं। लोहा बनाने की प्रक्रिया क्षेत्रीय आधार पर की गई, अर्थात जिस क्षेत्र पर भट्टियां थी वहीं पर लोहे बनाए जाते थे। और ऐसे प्रश्न की कहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले, उसमें अतरंजी खेड़ा और अल्लाहपुर पूछा भी जा चुका है। अगर पूर्वी भारत में हम लोहे के साक्ष्य के संदर्भ को तलाशें तो यहाँ पर भी NBPW जो हमारे मृदभांड थे उसके द्वारा सफल ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी परंपरा से जुड़ा हुआ इसे पाया गया। मतलब जहाँ पर हमारे यहाँ ब्लैक एंड रेड
जो मृदभांड थे पाए गए, वहां पर हम NBPW मृदभांड की भी परंपरा देखते हैं जो लोह युग से जुड़ते हैं। इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल जहां से लोहे के औजारों की सूचना मिली है वो है चिरान, सोनपुर, ताराडीह, पांडु और रदिबी और महिसदल। लोहे के औजारों से तीर, लोहे के औजारों से तीर तीर, सिर, भाले सिर और छेनी, कील आदि शामिल है। धातु को गलाने के लिए भट्टियों के साथ हमें पांडु राज रधिबी से प्राप्त हुआ है। C14 यानी कि कार्बन 14 जो विधि होती है उससे जो तिथियों ने इस क्षेत्र उस विधि से जो तिथि निकाली गई है, यहाँ से जो लोह प्राप्त हुए हैं वो 750 ईसा पूर्व तक लोहे के उपयोग का अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पूर्वी भारत में कौन से स्थल है जहाँ से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। अब अगर हम मध्य भारत और दक्कन के क्षेत्रों की तलाश करें तो हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र से हमें लोह के प्रमाण मिलते हैं। इस क्षेत्र में ताम्रपाषाण काल के बाद भी कुछ ऐसे इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे मध्य भारत और दक्कन के क्षेत्र में ताम्रपाषाणकालीन क्षेत्र के बाद ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर की परंपरा भी देखी गई थी, जो कि एक लोह युग की संस्कृति थी। इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो थे नागदा, एरण, उज्जैन, कायथा और प्रकाश, हदल आदि ये क्षेत्र थे जहाँ पर मध्य भारत और दक्कन के क्षेत्रों में हमारे लोह युग की परंपरा देखी गई थी। और इस क्षेत्र में बताए गए लोह के उपकरण जो थे वो थे खंजर, कुल्हाड़ी के बट और चम्मच, चपटी कुल्हाड़ी और तीर जिसमें सिर लगे होते थे, चाकू और दरांती थी, जो हमें मध्य भारत और दक्कन के भारत में जो लोह युगीन संस्कृति पाई जाती है उसकी विशेषता दिखाते हैं। अब अगर हम दक्षिण भारत में लोह युगीन संस्कृति की तलाश देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र और भारत के दक्षिणी भाग का गठन करते हैं। मतलब यह ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लोह युग दक्षिण भारत में पाए गए थे। ये क्षेत्र मेगालिथिक दफन के माध्यम से लोहे का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब जो दफन की प्रक्रिया थी वहां पर मेगालिथिक यानी बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, उसके माध्यम से लोहे का जो युग था आगे प्रारंभ हो जाता था। दक्षिण भारत की जो महापाषाणकालीन संस्कृतियों के लेखकों के द्वारा लगभग 30 प्रकार के लोहे के औजारों के प्रयोग किए जाने का प्रमाण मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यहाँ पर जो लोहे के उपकरण मिले थे वे फ्लैट, कुल्हाड़ी, हुकुम, चाकू, कुदाल, दरांती, त्रिशूल, काठी और दीपक आदि थे, जो हमें दक्षिण भारत में लोहकालीन संस्कृति से जोड़ते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा पाषाण काल में हमें पत्थर के औजारों की परंपरा मिली, वहीं दूसरी ओर हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में देखा जहां पत्थर के औजारों के साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हम कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में देखेंगे जिसे हम हड़प्पा संस्कृति से जोड़ते हैं। चूंकि हड़प्पा के स्थलों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसीलिए हमने कांस्य पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में यहाँ चर्चा नहीं की। आगे हमने यह देख लिया कि लोहा युग कहाँ से प्रारंभ होते हैं और कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। आगे जब हम 6ठी शताब्दी की चर्चा करेंगे तब हम देखेंगे कि इस लोह की परंपरा ने किस प्रकार से भारतीय समाज, राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन करके भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी में प्रथम नगरीय क्रांति को जोड़ दिया था। इस प्रकार क्रमबद्ध से हम निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को जोड़ते हुए भारतीय इतिहास को पूरा करेंगे। धन्यवाद।